बच्चों, हाउ आर यू? बच्चों, कल हमने पाठ 6 पार नज़र के लेखक का परिचय हमने जाना। आज हम इस पाठ का वाचन करेंगे और इस पाठ को समझेंगे कि कहानी क्या है पार नज़र के, कि आखिर क्या है उस पार नज़र के, है ना। हम यह देखेंगे इस कहानी को पढ़कर। हेलो बच्चों, आज हम पार नज़र के कहानी पढ़ेंगे। हमने लेखक जयंत विष्णु नार्लिकर जी के बारे में पढ़ा कि वे विज्ञान पर आधारित कल्पित कहानियाँ लिखते हैं। तो यह कहानी भी बच्चों कल्पना पर आधारित है कि मंगल ग्रह पर रहने वाले लोगों का जनजीवन कैसा होगा, है ना। यदि मंगल ग्रह पर लोग रहते थे या रहते हैं तो वे कैसे होंगे। आज भी विज्ञान इस बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक है कि आखिर हमारी पृथ्वी की तरह ही अन्य दूसरे ग्रहों पर भी जनजीवन संभव है या नहीं। ये बात हम सभी जानते हैं। तो आज हम इस इंटरेस्टिंग रोमांचक कहानी को पढ़ेंगे। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था। सुरंगनुमा बच्चों पतला रास्ता है ना, जो रास्ता जमीन के अंदर से बनाया गया हो। और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे। छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी। चुनिंदा यानी कुछ चुने हुए खास स्पेशल लोग। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। अब छोटू को मना करते हैं ना बच्चों को जिस काम के लिए कि वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं करना, तो बच्चों में ज़्यादा उत्सुकता हो जाती है कि आखिर क्यों मना किया जा रहा है। तो छोटू में भी ऐसी ही जिज्ञासा थी, जानने की उत्सुकता थी, देखने की कि आखिर उस सुरंगनुमा रास्ते में होता क्या है। पापा का ये सिक्योरिटी पास लेकर पापा जाते हैं तो आखिर वहाँ अंदर क्या होता है, तो यह जानने की उसकी भी बड़ी इच्छा थी। तो एक दिन उसने सिक्योरिटी पास को हथिया ही लिया, यानी उसने उसे ले लिया और सुरंग की तरफ चल दिया। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया था। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। निरीक्षक यंत्र यानी कि ऐसी मशीनें वहाँ लगाई गई थी कि किसी अन्य के आते ही वहाँ पर अलार्म बज उठे या खतरे का सायरन बज उठे। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। संदेहास्पद स्थिति अर्थात कि कुछ शक हुआ कि कहीं कोई गड़बड़ है। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए। छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब।
फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजिमी था। लाजमी यानी सही था कि जब वहाँ कोई जा नहीं सकता, वहाँ के माहौल में कोई जी नहीं सकता, तो फिर आप कैसे जाते हैं? पापा ने कहा उसके। मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहन कर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। ख़ास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। बच्चों, आप लोगों ने नासा का नाम सुना है ना? तो नासा में भी ऐसे ही होता है कि वहाँ से अंतरिक्ष जाने के लिए उन्हें एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। और हम अंतरिक्ष में जब साधारण हमारी जैसे प्लैनेट्स पे, पृथ्वी पर रहने वाले लोग जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ का माहौल, वहाँ का वातावरण, उसे नियंत्रित करने के लिए उन्हें एक विशेष प्रकार की पोशाक पहनना पड़ता है जिसे स्पेस सूट कहते हैं। तो इस स्पेस सूट को पहनकर ही वो वहाँ जा पाते हैं और एक विशेष प्रकार की एक स्पेशल ट्रेनिंग उन्हें वहाँ जाने के लिए दी जाती है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, उष्णता यानी गर्मी। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। तो छोटू के पापा ने छोटू को बताया कि पहले मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर रहते थे, किसी भी तरह के यंत्रों की मदद के बगैर, है ना, एक ख़ास किस्म की पोशाक के बगैर, किसी स्पेशल ड्रेस के। उनके जो पुरखे थे वो ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में, वहाँ के माहौल में परिवर्तन आने लगा। गर्मी बहुत अधिक हो गई, है ना, सूरज में परिवर्तन वहाँ हो गया। तो जैसे ही सूरज में परिवर्तन हुआ तो वहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया और इस बदले हुए रूप का सामना करने के लिए जो दूसरे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जो जीव थे, वो सभी नाकाम हो गए, है ना, असफल हो गए। लेकिन हमारे पूर्वजों ने ही इस स्थिति का सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। तो छोटू के पापा ने बताया कि पहले सभी लोग, हमारे पूर्वज, ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने के कारण फिर हम ज़मीन के नीचे हमने अपना घर बना लिया और ज़मीन के ऊपर जो यंत्र लगे हुए हैं उनके सहारे हम सूर्य की शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम इस ज़मीन के नीचे यहाँ जी रहे हैं। अब सारे यंत्र, सारी मशीनें ठीक ढंग से काम करती रहे, इसके लिए हमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है और मेरे जैसे कुछ चुने हुए लोग वहाँ पर इन्हीं मशीनों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊँगा तो मैं भी यही काम करूँगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। मंशा यानी अपने मन की इच्छा। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म करके घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है।
पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना बच्चों, हम भी देखते हैं टीवी पर कि कोई अन्य प्लेनेट का या कुछ ऐसा हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है, हमें वैज्ञानिक बताते हैं। तो उनके यहाँ पर भी ऐसा, उसके पापा जहाँ काम करते थे वहाँ पर कुछ ऐसा उन लोगों को जानकारी प्राप्त हुई कि कोई और यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौरमंडल में हमारी धरती के अलावा कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होता भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें, उसके पापा भी सोचते हैं कि भाई कहाँ से आया होगा? क्या हम लोगों की तरह ही अन्य ग्रहों पर भी जीवन है? लोग वहाँ पर इतनी उन्नति उन्होंने कर ली है कि वे अंतरिक्ष यान छोड़ सके। तो ये सारी बातें छोटू के पापा के मन में उठने लगी। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। यांत्रिक हाथ यानी मशीनी हाथ, मशीन का। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। अवलोकन यानी देखना, है ना, देखना, अपनी दृष्टि वहाँ पर गड़ाए रखी उन्होंने। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? तो अब जैसे ही लोगों को पता चलता है शहर में भी, तो वहाँ पर भी अलग कॉलोनियों की प्रबंध समिति ये सब सभाएं बुलाने लगती है और वहाँ अध्यक्ष जो बनते हैं सभा के, वे भाषण देते हैं कि इस तरह से हमारी पृथ्वी की तरफ कोई यान बढ़ रहा है, सभी के विचार जानने के लिए। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं हैं। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं हैं। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान पाएंगे। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त यानी विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। तो इस तरह आपस में प्रबंध समिति के सभी सदस्य आपस में विचार विमर्श कर रहे थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने ही जा रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चौंगा उठाया। चौंगा यानी फ़ोन जो रिसीवर होता है। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है।
वक्त आने पर ही हम अपना अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन लगे थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद ज़मीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को देख रहे थे, सिवा एक के। उसका ध्यान कहीं और था। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस यानी अचानक अपनी तरफ खींच रहा था और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। कि छोटू वहाँ उसके पापा उसे ले गए थे और उसे दिखा रहे थे, तो उसे एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन लगे थे। तो छोटू बहुत ज़्यादा उत्साहित था उसे लेकर। बार बार उसका ध्यान उस कंसोल की तरफ जा रहा था। तो छोटू ने क्या किया कि वह बटन, लाल बटन दबा दिया, जिससे खतरे की घंटी बज गई। छोटू के पापा को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने एक चांटा भी उसे लगाया। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। अब वो लोग नहीं देख पा रहे थे कि वो यंत्र क्या करने आया था, क्योंकि छोटू ने जैसे ही बटन दबाया तो खतरे की घंटी बजते ही वो यंत्र का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया। तो वह पता ही नहीं कर पाए कि आखिर वह क्या करने यहाँ आया था। उधर इस पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं ना, नासा में खबरें आती है कि हमारा चंद्रयान जैसे अभी हुआ था तो प्रधानमंत्री जी भी वहाँ पर थे चंद्रयान का देखने के लिए कि मंगल ग्रह पर, चंद्रमा पर उसने वो चक्कर लगा रहा था, तो अब लैंड करेगा। लेकिन किसी कारण से वह वहाँ पर नहीं उतर सका, है ना, असफल हो गया वो। तो वहाँ पर भी ऐसा ही नासा में ऐसी खबर आई कि हमने जो मंगल ग्रह पर पृथ्वी से यान भेजा था उसका कोई तकनीकी खराबी के कारण वो वहाँ उतर नहीं पाया। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा, नासा के तकनीशियन को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। तो बच्चों, जयंत विष्णु नार्लिकर जी का लिखा हुआ यह लिखी हुई है कहानी, हमने विज्ञान पर आधारित कहानी पढ़ी, जिसमें कहानी के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि आज भी हमारे वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर जीव अस्तित्व के बारे में खोज कर रहे हैं। तो बच्चों, बहुत अच्छी कहानी थी। कहानी को ध्यान से पढ़िए, है ना, और समझिए, और इसके प्रश्न उत्तर हम करेंगे।